जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 5th चैप्टर नाभिक यानी न्यूक्लियस को हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए न्यूक्लियस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं यानी गणना करने जा रहे हैं। और हम ये ज्ञात करने जा रहे हैं कि जब आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने सूत्र भी अप्लाइड कर दिया था, तो हम देखेंगे कि अगर किसी पदार्थ का एक यूनिट का मतलब एटॉमिक मास यूनिट AMU, अगर एक यूनिट द्रव्यमान का ह्रास होगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, हम लोग इसकी गणना करेंगे। या कह लीजिए कि ऊर्जा में कितने का परिवर्तन होगा। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपको मालूम है कि E होता है mc²। लेकिन अगर हम द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन को देखें तो द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन डेल्टा m, और अगर द्रव्यमान में डेल्टा m की क्षति होती है यानी डेल्टा m का नुकसान होता है तो c प्रकाश की चाल है। और हम लोग देखेंगे कि कितनी ऊर्जा निकलेगी, ये ऊर्जा हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा U होगा या ऊर्जा में होने वाला जो ह्रास होगा वो डेल्टा U होगा। अब हम लोग जरा देखें कि डेल्टा M जो है एक यूनिट हम निकाल रहे हैं, एक यूनिट यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर एक यूनिट के बराबर ह्रास हो यानी डेल्टा M की जो वैल्यू हो वह अगर एक यूनिट के बराबर हो, तो देखिए एक यूनिट की गणना करके किलोग्राम में द्रव्यमान निकाला गया है। ये द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये गणना करके निकाला गया है कि अगर एक यूनिट द्रव्यमान को किलोग्राम में हम कन्वर्ट करें तो एक यूनिट यानी AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में उसकी वैल्यू ये होती है। और आपको C प्रकाश की चाल मालूम ही है, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब इसकी वैल्यू रख करके हम डेल्टा E में होने वाले परिवर्तन की गणना करें तो देखें डेल्टा E हम रख देते हैं डेल्टा M की वैल्यू, ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और फिर C का स्क्वायर। तो C का स्क्वायर अगर हम कर दें तो देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और फिर ये हो जाएगा 10⁻, हो जाएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम इसको एक जगह कर लें फिर देखें क्या मिल रहा है। तो डेल्टा E देखिए 1.66 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 14.9, कर लीजिए लगभग ये आएगा। तो 14.9 इंटू अगर हम देखें तो 10⁻⁻27 है और प्लस 16 है। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻11। लेकिन आपको मालूम है विज्ञान की भाषा में
दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी है, इसलिए दशमलव एक के पहले एक के बाद लाने के लिए 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। अगर हम 10 से भाग कर देते हैं तो 1.49 हो जाएगा, और अगर 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -10 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक यूनिट द्रव्यमान किसी पदार्थ का, अगर एक यूनिट द्रव्यमान का ह्रास होगा तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होगी ये 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल के इक्वल होगी। लेकिन जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.49 इंटू 10 टू द पावर -10। अब ये इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम इसमें भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डेल्टा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.49 अपॉन 1.6, और देखिए 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 - 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। अब यहाँ पर हम जो है देखें, अब 1.4 ऊपर 1.49 है, नीचे 1.6 है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे 149 हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा करेंगे 160 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है डेल्टा E इज इक्वल टू, अब 149 को 160 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू जो आती है 0.931 के करीब आएगी, और फिर ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर इसको हम ये एक काम और करते हैं, ये 10 टू द पावर 9 है ना, तो इसको 10 टू द पावर 6 इंटू हम 1000 कर सकते हैं, तो 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 931, और ये इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करते हैं, तो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा 931, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यही मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखे रहेंगे। ये जूल में कम पूछा जाता, हालांकि जूल भी याद रखे रहिएगा कि अगर किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान, एक ग्राम नहीं, 1 यूनिट द्रव्यमान का ह्रास होगा तो निकलने वाली उससे जो ऊर्जा होगी ये 1.49 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल के इक्वल होगी। लेकिन अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा टर्म देखना है, ये है द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति, जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको अब हम लोग देख लें। ये है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हम सामान्यतया कह दिया करते हैं कि इस तत्व का इतना ही परमाणु भार है। लेकिन एक बात हम आपको बतावें कि वास्तव में उसका वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, किसी भी तत्व के परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ से कम होता है। कहने के लिए हम लोग कह दिया करते हैं कि इसका किसी भी तत्व का परमाणु भार उतना ही होता है जितना प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यानी सामान्यतः आप लोगों से कह दिया जाता है कि अगर किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना हो तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ लेंगे तो परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि उसका वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों यानी न्यूक्लियनों की संख्या से कम होता है। तो ये जो अंतर होता है, किसका अंतर? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए न्यूक्लियनों की संख्या। तो न्यूक्लियनों की संख्या में से जब वास्तविक द्रव्यमान को घटाते हैं तो द्रव्यमान में जितने का अंतर आता है वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा यम बराबर हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस हो जाएगा द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को हम घटा देते हैं। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जब हम घटा देते हैं तो हमको द्रव्यमान क्षति ज्ञात होती है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। इसीलिए हमने बताया है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है ना, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। लेकिन नॉर्मली कह दिया जाता है कि दोनों बराबर होता है। ऐसा नहीं है। इसका जो अंतर होता है, इस अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहा करते हैं और इसको डेल्टा यम से हम रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें, एक टर्म और आता है छोटा सा, ये कहलाता है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख लें। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या है? आपको मालूम है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। आपको पहले नाभिकीय बल के बारे में बताया जा चुका है। तो देखिए, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी अधिक ऊर्जा दे दिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक को छोड़ करके अनंत में चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं और फिर वापस न आ पावें, तो इस ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को नाभिक से अनंत में चले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को B से प्रदर्शित किया जाता है और ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। लेकिन याद रखे रहिएगा, इसको भी हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। बंधन ऊर्जा की भी गणना हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होता है?
जब बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे देते हैं, और न्यूक्लियनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर बंधन ऊर्जा में हम न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दें तो ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहलाता है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि आपसे जो है ये पूछा जाता है अल्फा कण का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्फा कण कह लीजिए या हीलियम का नाभिक कह लीजिए, हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछी जाती है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताए गए हैं छोटे छोटे, ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी अच्छी तरह से बातें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।